जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, यदि आप एग्जाम के अंदर मैथ में बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। इस प्रकार के वीडियो का आज हमारा 44वां पार्ट है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित लिए गए हैं। प्यारे साथियों, यदि आप इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है 7, 9, 12, 15 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए ताकि ये समानुपाती हो जाए। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर समानुपाती का मतलब जो रेशियो यहाँ पर 7:9 में होगा, समानुपात का चिन्ह लगाएंगे, वही रेशियो 12:15 के बीच में होना चाहिए। मतलब इन संख्याओं में कम से कम ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दी जाए। तो इसे कैसे करोगे, यहाँ पर लिखना है 7/9 और बराबर, समानुपात का मतलब बराबर होता है, और 12:15 का मतलब 12/15। और यहाँ पर माना कि 7 में भी x जोड़ दिया जाए, 9 में भी x जोड़ दिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला गया एक ही संख्या सब में कौन सी जोड़ना है ताकि ये समान अनुपात हो जाए। अब क्या करना है, डायरेक्ट ऑप्शन पुट कर लेना है। तो जैसे कि हम लोग ऑप्शन नंबर 1 को उठाया, 3, अगर 7 में 3 जोड़ेंगे यहाँ पर तो 10 बनेगा, और बटे में 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 बनेगा। इसी प्रकार 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 बनेगा, बटे में 15 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास 18 बनेगा। और ये रेशो बराबर होना चाहिए। इसे कट कर लेते हैं, 2 से काटेंगे 2 पंज 10, 2 छंग 12, फिर यहाँ पर 3 से काटेंगे 3 पंज 15 और 3 छंग 18। मतलब इधर भी रेशो 5/6 बना, और इधर जो रेशो बना बराबर के इधर भी 5/6 बना। तो इन सभी संख्याओं में कम से कम हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 3। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीसीडी ऑप्शन रखने के बाद यहाँ पर 5, मतलब इस प्रकार से बराबर रेशियो नहीं बनेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी कमरे की चौड़ाई ऊंचाई की दूनी, दूनी का मतलब होता है यहाँ पर दुगुनी, परंतु जो लंबाई है लंबाई की आधी हो जाएगी। कमरे का आयतन आपको दिया गया है और कमरे की लंबाई बताना है। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा आयतन का होगा। कमरे का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। तो यहाँ पर कमरे का आयतन होगा, आयतन क्वेश्चन में दिया 512। अब आगे बराबर लगाएंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें यहाँ पर नहीं दिए, इसलिए लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई हम लोग मान लेंगे, मतलब यहाँ पर बना लेंगे, रेशो में बना लेंगे। तो यहाँ बोला गया चौड़ाई जो रहेगी ऊंचाई की डबल रहेगी, तो यहाँ पर जो चौड़ाई रहेगी वो ऊंचाई की डबल रहेगी, क्वेश्चन ने बोला। तो यदि मैं ऊंचाई को 1 अनुपात मान लूं तो चौड़ाई जो रहेगी वो डबल रहेगी, दुगनी, मतलब 2 रेशो रहेगी। और ये कह रहा है कि ये चौड़ाई ऊंचाई की तो डबल है और लंबाई की आधी है। तो ये जो चौड़ाई है लंबाई की आधी है। कोई भी वैल्यू आधी होती है किसी चीज की तो वो डबल हो जाती है, मतलब लंबाई यहाँ 2 की डबल हो जाएगी, मतलब 4। तभी तो 4 का आधा 2 होगा। तो इस प्रकार लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का रेशो बना लेना है। अब माना कि लंबाई 4x होगी, कोमा चौड़ाई यहाँ पर 2x होगी और ऊंचाई यहाँ पर 1x होगी। सिंपली लंबाई की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर 4x गुणा चौड़ाई की जगह हम लोगों को लिखना होगा 2x गुणा ऊंचाई की जगह 1x लिखना होगा। अब इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास बनेगा 8x³ और इसका मान क्वेश्चन में दिया है 512। 8 का भाग लगाएंगे, 8 छंग 48 और यहाँ पर 7 बचेगा, 8 छंग 48 और 3 बचेगा, तो ये 32 हो जाएगा, 8 चौको 32। इसका मतलब हमारे पास x³ का मान निकल के आया 64। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में x का मान चाहिए, तो ये क्यूब हटेगा तो 64 पर क्यूब रूट लग जाएगा। और 64 किसका क्यूब होता है, तो 4 का क्यूब होता है।
इसलिए x का मान 4 हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखा है कमरे की लंबाई बताओ, तो लंबाई हमारी कितनी थी, 4x थी। 4 गुणा x का मान कितना आया, 4 आया। 4 गुणा 4 करेंगे तो 16 मीटर। यहाँ पर क्या आ जाएगी, कमरे की लंबाई आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज का आधार दूना, दूना का मतलब यहाँ पर भी दुगुना होगा, तथा ऊंचाई आधी कर दी जाए तो परिवर्तन से पूर्व तथा बाद के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। तो आपको यहाँ पर क्षेत्रफल वाली बात कर रहा है, त्रिभुज के क्षेत्रफल वाली। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला हमें यूज करना होगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने क्षेत्रफल वाली बात की है, तो एक तो हमें आधार मान लेना है कोई भी, और एक हमें ऊंचाई मान लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन में कहा, मान लिया जाए कि त्रिभुज का प्रारंभ में आधार 10 था और ऊंचाई भी 10 थी, एक उदाहरण के लिए। तो प्रारंभ में क्षेत्रफल जो था वो कितना था, 1/2। आधार की जगह भी 10 रखो और ऊंचाई की जगह भी 10 रखो, तो यहाँ 2 पंज 10 होगा और 5 टेन हो जाएगा 50। तो क्षेत्रफल का अनुपात 50 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया आधार डबल कर दिया जाए, मतलब 20 हो जाए, 10 का डबल 20 होगा, और ऊंचाई आधी कर दी जाए, तो ऊंचाई 10 थी, आधी हो जाएगी मतलब 5 हो जाएगी। तो यहां से क्या करेंगे, हम इस त्रिभुज का नया क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो 1/2 गुणा आधार कितना रखेंगे, अब 20 रखेंगे, और गुणा ऊंचाई की जगह हमें 5 रखना होगा। 2 से 10 टाइम हो जाएगा 20, कैंसिल आउट, और 5 10 हो जाएगा 50। तो यहाँ पर प्रारंभिक क्षेत्रफल, प्रारंभ में जो क्षेत्रफल था और नया जो क्षेत्रफल था, प्रारंभ में भी 50 अनुपात बना और नया क्षेत्रफल भी 50 अनुपात बना। तो इस दोनों क्षेत्रफलों का रेशियो क्वेश्चन ने पूछा, 50 से 50 कैंसिल आउट हो जाएगा और 1:1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, A/B 2/3 और B/3, B/C 4/7, तो 2A/3B/C क्या है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर हमें A/B बताया 2/3, A/B बताया, फिर से B कॉमन बताया। तो जब कॉमन रेशियो होता है तो हमने सोल्व कई बार किया है कि जो जिसका मान कॉमन है उसको उसके नीचे लिखो, यानी B कॉमन था यहाँ पर 3, तो फिर से B यहाँ 4 बताया, तो 3 के नीचे 4 को लिखेंगे और आगे वैल्यू लिखेंगे C की वैल्यू 7 बताइए। अब यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर ऊपर नीचे कब्जा नहीं होता है, खाली जगह में लेफ्ट राइट वाले का कब्जा हो जाता है। तो इधर यहाँ पर कब्जा हो जाएगा 4 का और इधर कब्जा हो जाएगा 3 का, इनका गुणा कर लो तो ये A/B/C का मान निकल जाएगा। 4 दूनी 8 रेशो 4 3 12 रेशो 7 या 21 हो जाएगा। तो ये 8 रेशो A का मान है, 12 रेशो B का मान है और 21 रेशो C का मान है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला कि 2 गुणा A की जगह हम लोग A का मान लिखेंगे 8, फिर रेशो 3 गुणा B, मतलब 3 गुणा B की जगह हमें 12 लिखना होगा, B का रेशो, और अनुपात C ऐसा का ऐसा ही लिखा है तो C का मान है 21। इसका रेशो बनाकर हमें आंसर देना है। 8 दूनी 16 हो जाएगा और 12 हो जाएगा 36 और यहाँ पर 21 हो जाएगा। तो इस प्रकार 2A/3B/C बराबर हो जाएगा 16/36/21। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, A एक दिन में 5 घंटे कार्य करने पर दिए हुए कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। B दिन में 6 घंटे कार्य करने पर उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों एक साथ उस कार्य को 8 घंटे प्रतिदिन की दर से करते हैं तो वह कार्य कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्वेश्चन में लिखा है कि A 5 घंटे डेली काम करेगा तो 8 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो हम 8 का गुणा 5 से करेंगे तो टोटल काम होने में कितना समय लगेगा, 40 घंटे का टाइम लगेगा। प्रतिदिन 5 घंटे काम हो रहा है, 8 दिन तक होगा, 40 घंटे में A किसी काम को पूरा खत्म कर सकता है। B के बारे में बोला गया कि B 6 घंटे प्रतिदिन काम करके
इस काम को 10 दिन में कर सकता है। 6 10 जा होता है 60 यानी 60 घंटे में बी इस पूरे काम को खत्म कर सकता है। अब यहाँ पर टोटल वर्क लाना है तो दोनों का लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आ जाएगा 120। यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी कार्य क्षमता का या एक दिन का काम कहें 40 का भाग 120 में देंगे, 40 या 120, 60 दूनी हो जाएगा 120। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला कि दोनों एक साथ अगर काम करे, टोटल वर्क इनके पास कितना है 120 है, और दोनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में काम कितना होगा 3 + 2 यानी कितना 5। तो 120 काम करने में वो कितने घंटे का समय लेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 घंटे का टोटल टाइम लेंगे दोनों एक साथ इस काम को पूरा करने में। लेकिन क्वेश्चन ने दिन में पूछा है और ये कहा 8 घंटे रोज काम करेंगे। 8 घंटे रोज काम करेंगे तो 8 का भाग लगाओ तो कितने दिन बन जाएंगे, 3 दिन लगेंगे इस काम को खत्म होने में। 3 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, एक्स एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और वाई उसी काम को 16 दिनों में कर सकता है। वाई ने 8 दिनों तक काम किया और काम छोड़ दिया। शेष कार्य को एक्स अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? तो सिंपली क्या करो, एक्स किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, आगे लिखा है वाई उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। टोटल काम यहाँ भी लाएंगे तो 12 16 का लघुत्तम लेंगे हम लोग तो 48 आएगा, और 48 में 12 16 का भाग देने पर इनकी कार्य क्षमता या एक एक दिन का काम आ जाएगा 12 चौको 48, 16 या 48। क्वेश्चन ने ये बोला कि वाई ने 8 दिनों तक काम किया तो हम लिखेंगे वाई का 8 दिन का काम। अब 8 दिन का काम, वाई का एक दिन का काम हमारे पास कितना है 3, तो हम एक दिन के काम में यदि 8 का गुणा करेंगे तो 24 काम कर लेगा वाई 8 दिन में। अब यहाँ पर 24 काम अगर हो जाए तो शेष काम कितना बचेगा, इसके लिए हमें 48 में से माइनस करना होगा 24 को। 8 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 4 बचेगा, और यहाँ पर 4 में से 2 गया 2 बचेगा, तो शेष काम हमारे पास 24 बचा। क्वेश्चन ने कहा एक्स अकेले उस बचे हुए काम को कितने समय में करेगा? तो बचा हुआ काम एक्स करेगा, कितना काम 24। एक्स एक दिन में 4 काम करता है तो 24 काम होने में 6 दिन का समय लगेगा, 6 दिन। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक खेत में कुछ मुर्गियां और बकरियां हैं, सभी के सिरों का योगफल 77 और पैरों का योगफल 248 है। खेत में मुर्गियों की संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन को हम लोग मिश्रण विधि से करेंगे। मिश्रण विधि क्या होती है मैं आपको बता दूं। एक साइड पहले प्रकार के जानवर यानी कि एक साइड हम लिखेंगे मुर्गियां और दूसरी साइड हमें लिखना होगा यहाँ पर बकरियां। अब क्या करो आप, जो इनके कुल सिरों की संख्या है, टोटल जानवर हमें पता है कि 77 है, क्योंकि टोटल जितने सिर हैं यहाँ पर टोटल जानवर भी उतने होंगे, तो 77 को हम मुर्गियों के साइड भी लिखेंगे, 77 हम बकरियों के साइड भी लिखेंगे। अब एक मुर्गी को कितने पैर होते हैं? तो 2 पैर होते हैं, तो 77 का गुणा 2 से करना है, और एक बकरी को 4 पैर होते हैं तो 4 का गुणा बकरियों की संख्या से करना है, तो इनके पैरों की संख्या आ जाएगी। तो 2 साते 14 कैरी 1, 2 साते 14 और 1 15, यहाँ पर 4 साते 28 कैरी 2, 4 साते 28 और 2 30, 308 पैर इधर हो जाएंगे। इन दोनों के कुल पैर हमें जो दिए हैं क्वेश्चन में 248, ये वैल्यू हमेशा बीच में आएगी, मतलब पहला प्रकार दूसरा प्रकार बीच में दोनों प्रकार। तो यहाँ पर बड़े में से छोटा घटा दो, बड़े में से छोटा घटा दो। 248 में से हम क्या करेंगे 154 को घटाएंगे तो हमारे पास 94 बचेगा, और यहाँ पर रेशो बनाना होगा हमें। 308 में से 248 को घटाएंगे तो यहाँ 0, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पर हो जाएगा 60 यहाँ पर बचेगा। अब इसे हम कट करेंगे 2 से ये 30 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 चुकू 8 और 1 बचा 2 साथी 14। इस प्रकार हमारे पास जो रेशो बना 30:47। याद रखना ये इनकी संख्या का अनुपात होगा, संख्या का अनुपात। अब क्या करो आप, इनकी संख्या टोटल तो हमें पता है कि 77 है, टोटल जितने सिर हैं इनके इतनी संख्या है, तो इस 77 को 30:47 में बांट दो तो इनका भी योगफल कर लो, तो ये भी 77 ही बनेगा। इसका मतलब 77 रेशो का मान 77 है, तो एक रेशो का मान
77 से 77 को काटो तो एक बार आएगा, एक रेशो का मान 1 होगा। अब क्वेश्चन में अगर पूछ रहा मुर्गियां बताओ, तो एक रेशो का जो भी मान आता है ऐसे क्वेश्चन में, उनका गुणा क्या करा करो, जिसकी भी संख्या पूछिए उसके रेशो से करना है। तो यहाँ पर 1 का गुणा 30 से करेंगे तो सीधा 30 मुर्गियां आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, पी और क्यू ने एक व्यापार में धन लगाया, अर्जित लाभ को 2:3 के अनुपात में बांटा गया। अगर पी ने व्यापार में 40,000 रुपये लगाए थे तो क्यू द्वारा लगाया हुआ धन कितना है। तो प्यारे साथियों, पार्टनरशिप में होता क्या है, जब कभी लाभ को बांटा जाता है तो याद रखना जो लाभ होता है वो पूंजी गुणा समय के अनुपात में बढ़ता है। यानी कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक तो P लिखेंगे और एक Q लिखेंगे। तो P की पूंजी तो हमें क्वेश्चन में बताइए, और P ने यहाँ पर बताया कि 40,000 रुपये व्यापार में लगाए, और Q की पूंजी मान लिया जाए 100 रुपये है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में समय की बात नहीं की गई है, इसलिए आप चाहे तो समय का यहाँ गुणा भी करोगे। मान लो यहाँ पर 12 का गुणा किया, यहाँ भी 12 का गुणा करेंगे तो 12 से 12 कट जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये जो रेशो बनेगा ये लाभ का रेशो बनेगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 40,000 बटे में लिखेंगे क्यू का लाभ यानी x, और ये वैल्यू बराबर हो जाएगी इनके लाभ के अनुपात के, यानी कि 2:3 यानी 2/3 के। 3 का गुणा इधर 40,000 से हो जाएगा और 2 का गुणा x से हो जाएगा। तो 4×3 = 12 हो जाएगा, और 12 के बाद में पुनः 4 जीरो लग जाएगी, बराबर 2 का गुणा किससे हो जाएगा, x से। अब यहाँ से क्या करेंगे, x का वैल्यू लाएंगे तो गुणे का 2 इधर भेजेंगे, भाग में जाके 1,20,000 को काट देगा। तो यहाँ पर 2 छंग 12 और यहाँ पर हो जाएगा 4 जीरो। तो 60,000 रुपये याद रखना x का मान आएगा। x क्या था, क्यू की पूंजी थी। तो क्यू ने कितना पैसा लगाया इसमें, 60,000 रुपये लगाया। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का आधार दिया है और कर्ण दिया है, तो क्षेत्रफल कितना होगा ये बताना है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर समकोण त्रिभुज में आप सभी जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय होती है, उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय आप सभी ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि जो कर्ण का वर्ग होता है बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो सिंपली क्वेश्चन में 3 मान में से हमें 2 मान दिए हैं, एक तो हमें आधार दिया है और एक कर्ण दिया है। तो कर्ण की जगह हमें लिखना होगा 10, 10 का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग हमें यहाँ पर लाना है, तो लंब का स्क्वायर ऐसा ही लिखेंगे प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार कितना है यहाँ पर 6 क्वेश्चन में दिया, तो इसका स्क्वायर करेंगे। सिंपली 10 का स्क्वायर 100 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। 100 में से हम क्या करेंगे, प्लस का 36 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और बराबर की इधर लंब का स्क्वायर ऐसा ही रह जाएगा। 100 में से 36 चला जाएगा यहाँ पर हमारे पास, तो कितना बचेगा, 64 बचेगा। और ये किसका मान है, लंब का स्क्वायर है। तो यहाँ पर लंब लाने के लिए क्या करोगे, ये वर्ग हटाओगे तो इधर करनी लग जाएगा 64 पर, और करनी 64 किसका मान होता है, 8 का। तो लंब बराबर 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमारे पास लंब भी आ गया, हमें क्वेश्चन में बताना है क्या, क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज में क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला यूज करोगे, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये फॉर्मूला यूज करने से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है। तो 1/2 आधार क्वेश्चन में हमें दिया है 6 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई। तो याद रखना समकोण त्रिभुज में जो लंब होता है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई होती है। तो ऊंचाई की जगह हम जो लंब का मान लाए 8, इसे पुट करेंगे, 2 से कट करेंगे, 6 को 3 बार, 8 गुणा 3 हो जाएगा 24। तो इस प्रकार 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है a+b बराबर 7 और a-b बराबर 1 है, तो a³ + b³ का मान क्या है। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन में दिया a+b बराबर 7 और क्वेश्चन में ही दिया a-b बराबर 1। तो ये दोनों समीकरण के माध्यम से हम a और b का मान निकालेंगे। दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो 1a और 1a जुड़ेगा 2a हो जाएगा, प्लस माइनस का b कट हो जाएगा, बराबर में बचेगा 7 में जोड़ा तो 8। a के बराबर क्या रखोगे, तो 8 गुणे का 2 इधर आएगा तो भाग में 2 से कट करेंगे, 8 को 4 बनेगा। a का मान हमारे पास कितना आया, तो 4 आया।
अब क्या करो, ए का मान या तो समीकरण बी में एक में पुट कर दो या समीकरण 2 में पुट कर दो, तो हमारे पास बी का मान भी आ जाएगा। मान लिया जाए कि मैं ए का मान समीकरण 1 में पुट कर देता हूं, तो क्या लिखा है, 1 में 4 प्लस बी बराबर कितना 7। बी का मान कितना आ जाएगा, प्लस का 4 इधर साथ में चला जाएगा तो 3 बच जाएगा। तो बी बराबर कितना आया, 3 आया। क्वेश्चन में पूछा गया ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर क्या होगा। तो ए का मान क्वेश्चन में दिया 4, तो 4 का क्यूब प्लस बी का क्यूब मतलब हो जाएगा 3 का क्यूब। इसका मान हम निकाल लेंगे। 4 का क्यूब होता है 64 प्लस 3 का क्यूब होता है 27। इनको जोड़ देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 7 4 11 का एक कैरी 1 6 2 8 और एक 9 91 इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन, जो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। एक भी दिन का क्लास नहीं छोड़ना है। यदि आपका मैथ कमजोर है तो प्रतिदिन इन क्लासों को जरूर देखा करें। मात्र थोड़े से समय में आपका मैथ बहुत अच्छा इंप्रूव हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।